हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपने तीसरे अध्याय का अंतिम टॉपिक मूल संकल्पना पढ़ते हैं। मूल संकल्पना में आपके सामने एक मैंने अभिक्रिया लिखी है। इस अभिक्रिया में हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण हो रहा है। अगर हम इसको कहने जाएंगे तो क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर जल बना रहे हैं। अगर सर्वसामान्य बात में कहें तो हाइड्रोजन के टोटल 4 अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलकर जल के निर्माण की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जल है वो दो अणुओं के रूप में निर्मित हो रहा है। अगर और इसको विस्तृत रूप में देखने जाएंगे तो हम यह कहेंगे कि चार यूनिफाइड हाइड्रोजन और 32 यूनिफाइड ऑक्सीजन आपस में जुड़कर, यानी कि उसके परमाणु निर्माण का संदर्भ देखें तो परमाणु निर्माण के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि 4 यूनिफाइड हाइड्रोजन और 32 यूनिफाइड ऑक्सीजन मिलकर 36 यूनिफाइड आपके जल के अणु का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि बोलने में तो हम अलग अलग प्रकार से बोल सकते हैं। समीकरण के माध्यम से परमाणु अणुओं की संख्या, उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हम यह जो वास्तविकता है उस परमाणु की संख्या के आधार पर उस समीकरण के अंदर हम तत्वों की बात बता सकते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने एक आकलन किया तो आकलन करने की स्थिति में उन्होंने एक मोल संकल्पना का परिभाषण किया, मोल संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर जितने भी भाग आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं उन यौगिकों के लिए एक पूर्ण इकाई प्रस्तावित की गई जिसको मोल कहा गया। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे आप कहीं बाजार गए और वहां पे आपने कहा मुझे 1 दर्जन केले दीजिए। 1 दर्जन केले का मतलब, अब आपको पता चल गया कि 1 दर्जन केले का मतलब है आपको वहां पर कितने केले मिलने वाले हैं, 12 केले मिलने वाले हैं। यानी कि 1 दर्जन इकाई है, उस इकाई में 12 की संख्या निर्धारित की गई है। 12 संख्या 1 दर्जन की बात हो गई। अगर कहें एक ब्रूस में 12 दर्जन होते हैं, यानी कि 144 की संख्या हो जाएगी। अगर 1 दर्जन की बात करें तो 1 दर्जन में आपके पास 12 की संख्या है। और अगर कोई कहता है कि अगर एक ब्रूस का मतलब होता है आपके पास टोटल 144 की संख्या रहेगी। और एक ब्रूस का मतलब है, अगर आप दुकान पे जाएंगे और कहेंगे कि एक ब्रूस ये वस्तु हमको दीजिए, तो वो 144 की संख्या में आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर लेगा। अगर हम इसको कहें दर्जन में तो ये 12 दर्जन की संख्या भी हो सकती है, क्योंकि हमको पता है 1 दर्जन में 12 की संख्या पाई जाती है। तो आप एक छोटी सी इकाई एक बड़ी इकाई को जोड़ने के लिए काम में ली जा सकती है। उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी परमाणु और अणुओं के संदर्भ में मोल की संकल्पना प्रस्तुत की। और मोल की संकल्पना का मतलब है किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ है, चाहे वह जल हो, चाहे वह हाइड्रोजन हो, चाहे वह ऑक्सीजन हो, उनके सापेक्ष परमाणु का मतलब यह अभिक्रिया दिख रही है आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये अलग अलग परमाणु है, उनके सापेक्ष परमाणु एवं अणु, परमाणु और अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो परमाणु है उसका द्रव्यमान या अणु उसका द्रव्यमान उसके सापेक्ष 1 मोल के बराबर कहलाता है। और यह 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वह किसी परमाणु का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और इसी कड़ी में वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है विल्हेल्म ओसवाल्ड, जिन्होंने मोल शब्द परिभाषित किया था, प्रस्तावित किया था, जो लैटिन शब्द मोल से निर्धारित है, जिसका अर्थ होता है ढेर। यानी कि एक ऊपर पदार्थों का एक ढेर होता है, उस ढेर को उन्होंने मोल शब्द से परिभाषित किया था। तो अब हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के जो भाग हैं ये 1 मोल के बराबर है। ऑक्सीजन की बात है ये 1 मोल के बराबर है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा है कि 1 मोल, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये परमाणु, ये अणु, ये भी अणु
और इनके सापेक्ष 1 मोल का ही मान है। अगर स्वतंत्र रूप में हम देखेंगे तो हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर है, ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर है, और उसके बाद जो जल निर्मित हो रहा है वह जल भी कितने मोल के बराबर है? 1 मोल के बराबर है, क्योंकि अलग इकाई तैयार हो रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने से। और अगर हम इस जल का मोलर द्रव्यमान देखें तो वो होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम यानी कि हमने इसका आणविक द्रव्यमान भी निकाला था, हमने सूत्र इकाई द्रव्यमान भी निकाला था, 18 यूनिफाइड के बराबर होता है। और वही मोलर द्रव्यमान है जो उसके अंदर परमाणुओं के द्रव्यमानों का कुल योग होता है। ये 18 ग्राम मोलर द्रव्यमान भी कितने मोल के बराबर रहेगा? 1 मोल के बराबर रहेगा। कितने मोल के बराबर रहेगा? 1 मोल के बराबर रहेगा। यानी कि किसी भी पदार्थ में आपस में भले वो अणु अभिक्रिया कर रहे हैं, आपस में भले परमाणु अभिक्रिया कर रहे हैं, बनने वाला यौगिक है वो 1 मोल के बराबर है, लेकिन उसका जो मोलर द्रव्यमान है उसके अणुओं के सापेक्षता के तहत जितना मोलर द्रव्यमान है वो पूर्ण रूप से 1 मोल के बराबर रहेगा। और उसी को विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द दिया था और इसका एक मान निश्चित किया था कि 1 मोल का मान है वो 1 मोल का जो मान होता है 1 मोल बराबर 6.22 into 10⁻23 ये इसका मान होता है। यानी कि कोई भी पदार्थ अगर 1 मोल की संख्या में है तो 1 मोल का मतलब है 6.022 into 10⁻23 के बराबर होगा। ये इसका संख्यात्मक मान है जिसको आवोगाद्रो स्थिरांक कहा जाता है। यह आवोगाद्रो स्थिरांक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सबसे पहले मोल को पूर्ण रूप से संख्यात्मक मान में प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एमिलियो आवोगाद्रो। उन्होंने ही ये मोल संकल्पना को पूर्ण रूप से साकार किया था और उन्हीं के सम्मान में इस संख्या को आवोगाद्रो स्थिरांक के रूप में माना जाता है। आवोगाद्रो स्थिरांक या फिर आवोगाद्रो संख्या के रूप में भी इसको पहचान मिली है। तो अगर आपको सवाल पूछते हैं कोई भी कि 1 मोल में कितने संख्यात्मक मान होता है तो आप कह सकते हैं 6.022 into 10⁻23। हाँ, कहीं पे संख्या में आपके 6.023 भी रहेगा तो वो भी आपके सही होगा, गलत नहीं होगा। तो 6.022 into 10⁻23 आवोगाद्रो स्थिरांक के रूप में होती है। और अगर 1 मोल की बात करें तो ये जल की बात हो रही है। 1 मोल का मतलब है जल के कितने अणु हैं इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर जल के कितने अणुओं की बात हो रही है? जल के 2 अणुओं की बात हो रही है। यानी कि टोटल कितने मोल के बराबर है? 2 मोल के बराबर है। कितने मोल के बराबर है? 2 मोल के बराबर है। और ये टोटल 2 मोल के बराबर है तो 2 के साथ इसका इंटू कर लेंगे, उतनी संख्यात्मक मान हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये था आपके मोल संकल्पना। मोल संकल्पना आप समझ चुके होंगे। तो परमाणु और अणुओं के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें देखी। परमाणु क्या होता है, उसका आकार कैसा होता है, यौगिक कैसे बनते हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार अणुसूत्र किस प्रकार से निर्मित होते हैं, अणुसूत्रों का निर्मितीकरण में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, इन सभी को आपने इस अध्याय के अंदर देखा। कुछ सवाल इसमें बाकी रह गए, जैसे संयोजकता पूर्ण रूप से क्या होती है, आयन किस प्रकार से निर्मित होते हैं, आयनों को किस प्रकार से उसके ऊपर संयोजित किया जाता है, ये सभी आप अगले अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले अध्याय 4 परमाणु की संरचना के अंतर्गत। धन्यवाद।